नहीं, शुरुआत में बस ये बोल रहा हूँ कि कैसे क्या हालचाल ये करके, और बस मैं एक बार बोल दूंगा कि हाँ, हम लोग ये एक नया पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं, हिंदी में बात करेंगे, हाँ राइट? बट हिंदी क्यों? तो हाँ। देन आई विल पोज दिस क्वेश्चन टू यू एंड देन यू स्टार्ट, उसके बाद फिर ठीक क्वेश्चन है। आंसर जो भी हम लोग चलेगा, ठीक है? ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। विशाल कैसे हैं? बस सब बढ़िया। अंशुल, तुम बताओ क्या हालचाल? सब बढ़िया है। मैं तो बैंगलोर की, बारिश हो रही है 3-4, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से बारिश हो रही है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मुंबई में क्या हाल है? मुंबई में पसीनों की बारिश हो रही है, सो ओह। ह्यूमिडिटी लेवल्स आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। बारिश का वेट कर रहे हैं, मौसम आई थिंक बादल होते हैं रोज़, बट बारिश नहीं हुई, फिलहाल तक बारिश नहीं हुई। सो चलिए तो उम्मीद है फिर कि आज की जल्दी बातचीत शुरू होगी। करते हैं। हाँ, बताइए। सो अंशुल, ये एक नया कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, और कोशिश कर रहे हैं, करेंगे कि इसको लंबी दूरी तक लेके जाएं। बेसिकली हम लोगों ने जैसे बात किया, बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन करेंगे, बहुत एक्सट्रीमली सीरियस टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे हम लोग, न्यूज़ वाले टॉपिक्स पे नहीं जाएंगे, इंडिया चाइना, यूक्रेन रशिया, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, इस तरफ नहीं जाएंगे। बेसिकली ये पॉडकास्ट, ये कॉन्वर्सेशंस हमारे जो रहेंगे, जो हमने बात की थी, ये अ, इसका बेसिस रहेगा अपने आप को समझना। बेसिकली जो चार्ली मंगर का आइडिया है, जो वॉरेन बफेट एंड और फिलोसफर्स कहते हैं, राइट? अपने आप को समझ लिया, अपने अपनी दुनिया को समझ लेते हैं, राइट? सो हम लोग चार्ली मंगर के आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे, और जनरल इधर उधर की बातें करेंगे डेफिनेटली, राइट? सो लेकिन ये पॉडकास्ट हिंदी में हम लोग बना रहे हैं, एक नई कोशिश है। सुनने वालों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, क्योंकि बेसिकली तुम भी इंग्लिश मीडियम से हो, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, हम लोग जनरली इंग्लिश में सोचते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा सवाल है, आई थिंक जहाँ तक हम लोग फैमिली से बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जहाँ टेक्निकल बातें आ जाती हैं वहाँ हम लोग इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं, राइट? सो आई एम श्योर शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, एंड सुनने वालों से मैं इस बात के लिए एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, राइट? कुछ अजीब सी वर्ड्स निकल जाएंगे मुंह से, जो हिंदी में हम बोलेंगे, सो कोशिश करेंगे, बट आई थिंक जैसे कंपाउंडिंग होता है ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक हम लोग इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, अपनी लैंग्वेज को, अपने कॉन्वर्सेशंस को, राइट? बट बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने का प्लान है, इसमें कुछ सीरियसनेस, कुछ फॉर्मेलिटी लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी हम लोगों को। सो मेरा पहला क्वेश्चन अंशुल, क्योंकि हम इस बारे में बात किए थे, और मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ हम लोग ये हिंदी में क्यों कर रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था जब आपने पहली बार बोला कि अंशुल एक पॉडकास्ट हिंदी में करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, आपने जब सफल निवेशक शुरू किया था तो आपने शायद हिंदी में शुरू किया था, क्योंकि सफल निवेशक नाम भी हिंदी है। तो आपका ब्लॉग जो शुरू हुआ था वो शायद इसी इंटेंशन से शुरू हुआ था कि हिंदी ऑडियंस के लिए लिखा जाएगा। ऐसा ही हाँ, कुछ मैंने था? हिंदी, सफल निवेशक का जो डोमेन नेम मैंने लिया था, वो मैंने ये सोच के लिया था कि मैं हिंदी में ब्लॉग चालू करूँगा, हाँ, जो मैंने बिल्कुल नहीं किया। सो हाँ, स्टार्टिंग डे वन से ही मेरा इंग्लिश ब्लॉग था, बट क्योंकि वो नाम मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वो नाम रख लिया। सो मेरा हाँ, प्लान था कि मैं हिंदी ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि हिंदी में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, या हिंदी में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, उसके बारे में उस समय 2011 में कोई लिख नहीं रहा था, राइट? बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में कोई हिंदी में नहीं लिख रहा था, तो मुझे लगा कि हिंदी की ऑडियंस को भी ज़रूरत है किसी चीज़ की, बट वो एक इनर्शिया था, एक वो डर था कि मैं हिंदी में कैसा कर पाऊंगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अगेन इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग था, इंग्लिश में इतने साल काम किया, इंग्लिश में रिपोर्ट्स लिखा, रिसर्च इंग्लिश में किया, तो अल्टीमेटली मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया, बट हाँ, आज लग रहा है कि आज अच्छा लग रहा है हिंदी में बात करके, हिंदी में कुछ शुरुआत करके। धीरे धीरे मैंने बीच बीच में शुरुआत की थी, कुछ ना कुछ, कभी आर्टिकल्स इधर डाले, कभी कुछ पॉडकास्ट, कोई सिंगल एपिसोड्स किए मैंने हिंदी में, बट हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ है जो थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक जब संवाद, एक कन्वर्सेशन की तरह जब हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्या कहना चाहिए, जो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वो ज़्यादा मीनिंगफुल होंगे। तो वो बात तो है। और तो हिंदी हिंदी तो हम, जैसे आपने बोला कि आपने जब शुरुआत की थी उस समय आप चाहते थे, इंटेंशन ये था कि हिंदी में लिखेंगे, लेकिन कभी लिखा नहीं आपने, शुरुआत इंग्लिश से ही की।
और एक तरह की आयरॉनिक है कि आज आपको सफल निवेशक चालू किए हुए 12 साल, 13 साल, कितना समय हो गया? 11 साल हो गए? 13 साल हो गए हैं। 13 साल हो गए हैं, तो 13 साल बाद भी मुझे नहीं लगता आज भी कोई हिंदी में लिख रहा है। और उसका चैलेंज, उसकी प्रॉब्लम शायद यही है कि हिंदी में लिखना उतना आसान नहीं है। और इन्वेस्टिंग का जो दुनिया है, इन्वेस्टिंग का जो वर्ल्ड है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा गया है। भले ही हिंदी स्पीकिंग ऑथर्स ने लिखा हो, इंडियन ऑथर्स ने लिखा हो, लेकिन वो भी अब इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम एक संवाद और एक कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो हम हिंग्लिश में ज़रूर बात कर सकते हैं बहुत हुँ, आसानी हुँ। से। हुँ, हुँ। और ऐसे भी जब हम बात करते हैं, और एक स्टैटिस्टिक जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, हिंदी इंडिया में करीब 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं, 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख करीब ऐसे हैं, जो जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। बस इतने ही हैं। और ऐसे लोग, हमारे जैसे लोग जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ऐसे करीब 15 से 20 मिलियन लोग हैं। तो 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। और अगर मैं सिर्फ हिंदी स्पीकिंग वाले की बात करूँ, तो बहुत बड़ा एक चंक है इंडिया की पॉपुलेशन का जो हिंदी बहुत अच्छे से समझता है। एटलीस्ट अभी के जनरेशन में इंग्लिश भी बहुत अच्छे से समझता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको इंग्लिश में किया जाएगा, इंग्लिश में किया जाएगा। तो इंग्लिश में करना हमारे लिए भी आसान होगा, हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे कि हमने सही वर्ड यूज़ किया कि नहीं। और जैसा कि आपने कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लॉन्ग टर्म में करते हैं, 2, 4, 5, 10 साल का हमारे सामने रनवे है, जिसमें हम सोच के चल रहे हैं कि इतने इतने सालों तक हम पॉडकास्ट में कन्वर्सेशन चलते रहेंगे, तो हमको भी हिंदी सीखने को मिलेगी इसी बहाने। तो सही बात है। घर वापसी होगी एक तरह से हिंदी के लिए। सही बात है। मुझे याद आ रहा है क्लास 10th में बोर्ड्स में 1995 आई थिंक हिंदी में मैंने टॉप किया था, राइट? सो अभी मैं अपनी क्लास टीचर से अगर मिलूँगा और हिंदी टीचर से मिलूँगा, आई थिंक वो बहुत खुश होंगी ये बात को सुन के कि हिंदी में उस टाइम टॉप किया था, लेकिन इतने साल में हिंदी में कुछ किया नहीं मैंने, राइट? वापस से अब एक शुरुआत कर रहे हैं, तो या और आई थिंक आपकी जो किताब है, नई किताब स्केच बुक ऑफ विज़डम, वो मराठी में आई है और हिंदी में भी आने वाली है। हिंदी में वही है, हिंदी में लिख चुके हैं, सो हाँ। ट्रांसलेट करवा चुका हूँ हिंदी में, बट हुँ। हाँ, पब्लिश नहीं किया, बट हाँ, कोशिश चालू है पब्लिश करने की। चलिए, अब ये इसके साथ वो भी पब्लिश हो ही जाएगी। मुझे राइट, पता है कि बहुत सारे सफल निवेशक की जो श्रोता हैं, ऑडियंस रीडर्स हैं, अब हम श्रोता भी बोल सकते हैं क्योंकि अब सुनना शुरू करेंगे लोग, वो राइट, बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे हिंदी वर्ज़न का। सही बात है। तो शुरू करते हैं। आज किस बात से, कौन से फाउंडेशनल टॉपिक से आप शुरुआत करना चाहते हैं, विशाल? सो अंशुल, हम लोग क्योंकि हमने बात किया था कि हम लोग अ, आत्मज्ञान, अपने बारे में जो जानना है, जो मेंटल मॉडल्स हैं, चार्ली मंगर का जो श्रोता और जो ऑडियंस है, अगर नहीं जानते हैं, सो वॉरेन बफेट के बारे में सब जानते हैं, राइट? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान, सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में माने जाते हैं। उनके बिजनेस पार्टनर थे चार्ली मंगर, जिनका देहांत पिछले साल हो गया था 99.9 ईयर्स की एज में, राइट? और उन्होंने काफ़ी रिसोर्सेज, काफ़ी लेक्चर्स, काफ़ी टॉक्स छोड़े हैं, काफ़ी लर्निंग छोड़ के गए हैं दुनिया के लिए, जो अगर हम पूरा सीखना चाहें तो पूरी ज़िंदगी निकल जाए और हम फिर भी ना सीख पाएँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं जो ना सिर्फ इन्वेस्टिंग में हमको आगे बढ़ने का के बारे में सिखाता है, बट ऑल्सो कैसे जीते हैं, कैसे अपने बारे में जानते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, इन सब के बारे में सिखा के गए हैं। तो एक सागर है पूरा रिसोर्सेज का। सो उन रिसोर्सेज को बेसिस बना के, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे और दूसरे रिसोर्सेज को बेसिस बना के, अपने एक्सपीरियंस को, डेली एक्सपीरियंस को रिसोर्स बना के हम लोग आई थिंक शुरुआत करते हैं इस आइडिया से कि अपने बारे में जानना कितना ज़रूरी है, राइट? वो जो चार्ली मंगर कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट, जिसमें आप सिर्फ एक नज़रिए से दुनिया को नहीं देख रहे हैं, राइट? हर इंसान में दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं ईगो, जो अहंकार या अहम होता है, दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट, राइट? सो ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसमें हम दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं और हमको जब पता है कि वो गलत नज़र है, गलत तरीके से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बदल नहीं सकते, और बहुत बार हमको पता नहीं होता कि हम वो गलत नज़रिए से देख रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारा अहम बहुत आगे आ जाता है, हमारा अहंकार आगे आ जाता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, राइट? इसी का सॉल्यूशन होता है मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट, जिसमें चार्ली मंगर कहते हैं कि आप एक सिस्टम या एक वे ऑफ थिंकिंग से नहीं चल सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा डिसीजन लेना है, अच्छा निवेशक बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये इस बात से शुरुआत कर सकते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, राइट? नॉलेज क्या है, विजडम क्या है, रियल मायने में नॉलेज विजडम क्या है? सो
क्या व्यू तो है आपका? इस टॉपिक पे मुझे एक कहानी याद आ रही है, जो कि किंवदंती भी बोल सकते हैं, एनेक्डोट इंग्लिश में बोलते हैं। एक हाथी था और एक हाथी के सामने 5 ब्लाइंड मैन, अंधे लोग खड़े हुए थे और उनको काम ये दिया गया था कि आप पता करिए कि ये आपके सामने जो चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो ऑफ़ कोर्स उनकी आँखें नहीं थी, तो वो उनको पूरी तरीके से दिखेगा नहीं हाथी। तो एक आदमी जो है वो उसकी सूँड के सामने खड़ा है, उसकी सूँड को पकड़ के फ़ील करके कोशिश करता है जानने की ये क्या है, और वो बोलता है कि ये तो रस्सी की तरह है। फिर एक आदमी उसकी कान की को टच करता है, तो वो बोलता है ये तो बहुत बड़ा कुछ एक लीफ की तरह है, कोई पत्ती है, कोई बड़ा फ्लैट सरफेस है। कोई उसके पैर को पकड़ता है तो वो बोलता है कि खंभे की तरह है ये तो। फिर एक तीसरा आदमी है उसकी पूँछ को पकड़ता है तो बोलता है ये भी एक पतली रस्सी की तरह है। तो सब लोग अलग-अलग कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि उनके सामने क्या है, लेकिन होलिस्टिक पिक्चर किसी को नहीं दिखती है। और जब हम लोग मल्टीडिसिप्लिनरी आइडियाज़ की बात करते हैं, तो जिस तरह से हमारी एजुकेशन हुई है, एक ट्रेडिशनल एजुकेशन हमने स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई की है, हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाई की है। एक विषय की एक क्लास होती थी 1 घंटे की, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा, साइंस पढ़ा। तो हम लोग ने कंपार्टमेंटलाइज़ करके पढ़ा है हर चीज़। हमने लोगों को अलग-अलग खंडित तौर पे पढ़ा हुआ है कि पहले इसको पढ़ा, इसको पढ़ा। हम लोग ने कभी एक यूनिफाइड कनेक्शन नहीं देखा उन सब नॉलेज बॉडीज़ के बीच में। तो इससे ये हुआ है कि हम लोग को बहुत सारा ज्ञान तो मिला है, लेकिन वो काफ़ी हमेशा से बहुत यूज़फुल और इस फ़ॉर्म में नहीं मिला कि हम उसको यूज़ कर सकें। हमने एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ लिया, लिख के आ गए, भूल गए, यही हुआ। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने कभी केमिकल इंडस्ट्री में काम नहीं किया और आज मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा। और जो मुझे याद है कि शुरू के 6 महीने मैंने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया था और मैं वहाँ जब गया था, तब भी मुझे वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिल रहा था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बैठ रहा था कि मैंने जो क्लास में पढ़ा हुआ है, उससे क्या कनेक्शन है, और उसमें दोष जो मैंने पढ़ा था उन चीज़ों का नहीं है, लेकिन किस तरह से हमको पढ़ाया गया था और क्या स्ट्रक्चर से हमने पढ़ाई की है, उसकी बात थी। अम, तो इस कहानी से हमको पता चलता है, एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन की कहानी से हमको एक ये इनसाइट मिलता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग मतलब आप जब एक दुनिया को अलग-अलग तरीके से देखते हैं और उन तरीकों से देखने के बाद उनके बीच में कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं, या एक ही, अब मान लीजिए वो 5 जो ब्लाइंड मैन थे उनको उनकी जगह को एक्सचेंज कर दिया जाता। जिसने पूँछ पकड़ी है वो अगर उसका पैर पकड़ लेता, ये पकड़, तो उसको समझ में आता है कि ये वही चीज़ है लेकिन ये कुछ अलग दिख रही है। तो उसके दिमाग में कुछ कनेक्शन बढ़ते, उसका इनसाइट थोड़ा-सा और शार्प होता। तो मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग, लर्निंग का यही एक एडवांटेज है कि आपको रियलिटी जो सच है, आप उसके थोड़ा-सा और क्लोज़र जा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह की लर्निंग का। और चार्ली मंगर ने स्पेशली अपनी लाइफ़ में जब भी उन्हें कहा कि यू हैव टू लर्न मोर, यू हैव टू स्पेंड होल होल ऑफ योर लाइफ टाइम लर्निंग, आपकी पूरी लाइफ़ शुड बी अबाउट सीखना। तो वो सीखने में ज़रूरी है कि आप उसको सीखने को अलग-अलग तरीके से ना सीखें, एक एक जुड़े हुए तरीके से सीखें। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी बात जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, हमारे उपनिषदों में भी 2 तरह की ज्ञान की बात की गई है। एक कहते हैं विद्या और एक कहते हैं अविद्या। तो हमारी बोलचाल की भाषा में हम विद्या मतलब ज्ञान, विज़डम, नॉलेज सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो विद्या है। लेकिन उपनिषद ये बोलते हैं कि विद्या जो है वो विद्या होती है, वो आत्मज्ञान को विद्या बोलते हैं। मतलब हमारे अंदर एक इंटरनल वर्ल्ड हुआ, अंदरूनी दुनिया हुई जो हमारे दिमाग में रहती है, और एक बाहरी दुनिया हुई जो हमको चीज़ें दिखती हैं। तो अ, ज तो अंदर का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, जिसको गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सेल्फ नॉलेज। गौतम बुद्ध से किसी ने एक बार पूछा कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या होता है? तो उन्होंने कहा था सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना, जो अभी आपने बात की। तो सेल्फ नॉलेज तो एक होता है सेल्फ नॉलेज और एक हुआ बाहर का नॉलेज। तो बाहर के नॉलेज को उपनिषदों में कहा गया है अविद्या। तो जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें आप बाहर की दुनिया को समझने के लिए, ये थ्योरीज़ जो आई हैं, किताबों से हम पढ़ते हैं, ये बाहर की दुनिया को समझा। लेकिन जिसने समझा, वो समझने वाली कौन है, वो समझना, सेल्फ नॉलेज, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जैसे बोलते हैं ना, एक लाल रंग का चश्मा लगाए हैं और आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, आपको हर चीज़ लाल-लाल दिखेगी। तो आपको बाहर की चीज़ कुछ तो समझ में आएगी, लेकिन फिर भी वो एक एक शेड में दिखेगी क्योंकि आपने चश्मा लाल पहना हुआ है। तो ये जानना कि मैंने एक चश्मा लाल रंग का पहना हुआ है, वो एक सेल्फ नॉलेज की बात हो गई। और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग का एक बहुत बड़ा इनफैक्ट चार्ली मंगर की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो लेक्चर्स और स्पीचेस हैं, उसमें एक फेमस स्पीच है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट, जिसमें उन्होंने इसी तरह की
कॉग्निटिव बायसेस की बात की हुई है। उसने उन्हें 20-25 मेंटल मॉडल से बताए थे, जो कि साइकोलॉजी के फील्ड से आते हैं, और साइकोलॉजी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसको हम हिंदी में मनोविज्ञान भी कहते हैं, जिसमें हम हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, कैसी चीज़ों को समझता है, उसके बारे में समझ, और ख़ासकर अपने बारे में समझ, कि उन सब वो जान के कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, और फिर वो देखना कि मेरे बिहेवियर में, मेरे एक्शन में वो साइकोलॉजी कैसे आ रही है, मुझे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, मैं कैसे डिसीजन ले रहा हूँ। उससे जो इनसाइट्स मिलते हैं, उससे शायद हम रियलिटी को और क्लियरली देख पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए खुद के लिए डिस्कवरी भी थी, जब मैंने पहली बार चार्ली मुंगर की टीचिंग्स को पढ़ा, जाना। ऑल्दो उस समय मैं इन्वेस्टिंग के एंगल से देखता था, लेकिन धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि इन्वेस्टिंग तो एक बहुत छोटा-सा पार्ट है, जिसको चार्ली मुंगर वर्ल्डली विज़डम कहते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए कि हम लोग और इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करके, डिस्कशन करके, जितना और बात करेंगे उतना हम खुद और सीखते जाएँगे। तो एक तरह से मेरा भी एक अल्टीरियर मोटिव ये हो सकता है कि अ, इस बारे में बात करके हम और जान पाएँ। तो ये नहीं, हम सही बात है। आई थिंक सही बात है। आई थिंक चार्ली मंगर एक बहुत फेमस उनका कोट है, टू अ मैन विद अ हैमर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड लुक्स लाइक अ नेल। सो अगर आपके पास आपके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा है, सो दुनिया में हर चीज़ आपको एक कील की तरह, नेल की तरह दिखाई देगी, और आप हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को उस हथौड़े से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे हथौड़े को आप इकोनॉमिक्स से रिप्लेस कर दीजिए, साइकोलॉजी से रिप्लेस कर दीजिए, मैथमेटिक्स से रिप्लेस कर दीजिए, अगर आप सिर्फ एक फील्ड से मेंटल मॉडल यूज करेंगे, सिर्फ एक फील्ड से सोचने का तरीका, जैसे लाल चश्मा, आप सिर्फ लाल चश्मा पहनेंगे तो हर चीज आपको लाल दिखाई देगी। और ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी, जो अंधों की कहानी थी और एक हाथी की कहानी थी। जब हमको दिखाई देता है, राइट, हमारी दो आंखें, और आई थिंक किसी ने कहा था कि बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं, मिथ्या होती है, उनके बीच में एक सत्य छुपा रहता है, राइट। कौन देख सकता है उसको, राइट। उसमें ये भी कहा जाता है कि जो वरुण है, राइट, उनकी उनकी 1000 आंखें होती हैं, जो इंद्र हैं उनकी 100 आंखें होती है, और इंसान की सिर्फ 2 आंखें होती हैं। तो अगर वो नहीं देख सकते, तो हम 2 आंखों से जो सत्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, जो बहुत सारे मिथ्स के बीच में छुपा हुआ है, उसको कैसे देख सकते हैं। तो वो देखने का तरीका, अगर हम उस बात को मिलाएं और चार्ली मंगर के लेसन को मिलाएं और मल्टी डिसिप्लिनरी आइडिया के बारे में सोचें, सो ये एक बहुत बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन मिथ्यों के बीच में उस सत्य को ढूंढने का। अल्टीमेटली परम सत्य को कोई, आई थिंक, इंसान इंसान खोज नहीं सकता है, राइट। एक कोशिश की जा सकती है। हम लोग भी डिस्कशन करेंगे, हम लोग भी जैसे प्याज के छिलके उतारते हैं वैसे हम उतारने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचेंगे हमको कुछ नहीं आइडिया है। एंड आई थिंक वही एक जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हम लोग चलते रहें, हम लोग सीखते रहें, हम लोग बात करते रहें। एंड गोल क्या है हमको कुछ नहीं पता, ना हमको चिंता है आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम क्या सीख रहे हैं एक दूसरे से। और आई थिंक ये बहुत ये सो मैं पिछले 13 साल से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीचर एज अ रोल ऑफ अ टीचर, जो मुझे हमेशा से करना था। बट ये रियलाइजेशन मुझे कभी नहीं था कि जब मैं पढ़ाऊंगा या मैं सिखाऊंगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मैं खुद हूँगा। जैसे तुमने अल्टीरियर मोटिव की बात की थी, राइट। सो एज अ टीचर मुझे ये लगा था कि मुझे सिखाना है कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे अपना पैसा नहीं खोते हैं, कैसे अच्छी तरह से सोचते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में और डिसीजन मेकिंग के बारे में। बट जितना मैंने खुद सीखा है इतने सालों में, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को सिखा पाया हूँ, राइट। सो हमारा एक कॉन्वर्सेशन आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा सिखाने वाला है। आई थिंक वो सबसे बड़ा एक्साइटिंग थिंग है मेरे लिए। एंड मैं आगे देखता हूँ इस चीज़ को कंटिन्यू करने का। कोई रीज़न नहीं है मेरे पास इस चीज़ को बीच में छोड़ने का। आई थिंक पहला एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। मैं पॉडकास्ट करता हूँ, और मैं बहुत नर्वस होता हूँ पॉडकास्ट करते वक्त, और दूसरों से बात करते वक्त बहुत नर्वस होता हूँ। आई थिंक मैंने कहीं लिखा भी था कि टॉकिंग टू समवन इज लाइक एन एक्ट ऑफ करेज फॉर मी। सो एक वो निर्भय होके बात करना, ऐसा लगता है कि निर्भय हूँ, बट अंदर जो डर रहता है कि मैं क्या बात करूंगा, क्या मैं गलत तो नहीं बोल दूँ। लेकिन अब मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हिंदी में, राइट। सो आई थिंक और बहुत अच्छी शुरुआत है। आई थिंक इंट्रोड्यूसिंग मेंटल मॉडल्स, विद्या विद्या और ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, राइट। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मल्टीपल डिसिप्लिन से सीख रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप उन डिसिप्लिन में जो बिग आइडियाज होते हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं, और जब वो कनेक्ट करते हैं तो वो असली विद्या बनती है, तभी वो असली विजडम बनता है। वरना अगर आप 5 डिसिप्लिन सीख लिए, 5 टूल बॉक्स हो गए, लेकिन आप उस टूल बॉक्स को, सारे टूल्स को एक साथ यूज नहीं कर पाए, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान होते हैं। ऐसे हम अपनी लाइफ में भी देखें तो हमारे को हमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, बट उन चीज़ों को कंबाइन करके यूज करना, वो कैसे करें, आई थिंक दैट इज ट्रू विजडम। मुझे एक और
एक और कहानी कहानी नहीं है बट एक और फैक्ट याद आ रहा है कि अगर आप आज से 5,000 10,000 20,000 साल पहले चले जाएं, जो अर्ली ह्यूमंस थे, राइट, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, अर्ली ह्यूमन एज अ ग्रुप अगर कंपेयर करें आज के ह्यूमन से और आज के साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स से, सो एज अ ग्रुप हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हम लोग का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है। बट एज एन इंडिविजुअल वो अर्ली ह्यूमन के पास जो काम करने का नॉलेज था, जो मल्टीपल डिसिप्लिन था, जिसमें उसको खाना बनाना भी आना चाहिए, खाना पकड़ना भी आना चाहिए, अपने आप को बचाना आना चाहिए, अपने आप को ठंड से बचाना, जानवर से बचाना, मौसम के बारे में पता होना चाहिए, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए था। सो वो अर्ली ह्यूमन का जो लेसन हम खो चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब हमको सब कुछ स्पेशलिस्ट बनना है, हमको एक चीज़ के बारे में पता है। डॉक्टर्स के बारे में जैसे है मेडिकल स्कूल में जो सिखाया जाता है कि अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपको हार्ट के बारे में पता है, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पता है, अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं आपको बच्चे के बारे में पता है, राइट, अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पता है। बट अल्टीमेटली इट्स अ सिस्टम, राइट। सो अगर, और मेरी काफ़ी दोस्त जो डॉक्टर्स हैं जो ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, सो मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि अगर आप एक ऑर्गन को ट्रीट करने के लिए दवाई दे रहे हो, क्या आप दूसरे ऑर्गन के रिएक्शन के बारे में पेशेंट को बताते हैं कि नहीं, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम, राइट। अगर आप एक चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, हो सकता है उससे आपका किडनी खराब हो, उससे हो सकता है आपका लिवर खराब हो सकता है उससे आपका हार्ट खराब हो या आपका ब्रेन का फंक्शनिंग खराब हो, राइट। बट अगर हम उसको मल्टीपल ऑर्गन के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से बॉडी को नहीं देखेंगे, अगर हम अपने थिंकिंग को मल्टीपल डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं देखेंगे, सो हम लोग आइसोलेटेड फैक्ट्स, जैसे चार्ली मंगर कहते हैं, हम आइसोलेटेड फैक्ट्स को बैंग करते जाएंगे, सो कोई अच्छे डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। सो जो बेस्ट डिसीजन मेकर्स हैं दुनिया में, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, आई थिंक दे हैव, वो सबसे ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर्स होते हैं, वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड देन वो डिसाइड करते हैं, वो हमको दिखता नहीं है, राइट। आई थिंक हर्बर्ट साइमन बहुत फेमस ऑथर हैं जिन्होंने मॉडल्स ऑफ माई लाइफ नाम का बहुत अच्छा बुक लिखा था। उन्होंने कहा था जिस चीज़ को हम इंट्यूशन कहते हैं, जिस चीज़ को हम जजमेंट कहते हैं, राइट, वो एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग होता है। हमको लगता है कि अरे इस इंसान का डिसीजन अच्छा था, इसका जजमेंट बहुत अच्छा था, बट हम ये नहीं जानते कि वो इंसान अलग तथ्यों से, अलग फैक्टर्स को कंबाइन करके, सोच के कंबाइन करके जो डिसीजन लेता है वो एक अच्छा डिसीजन निकलता है, राइट। सो ये आई थिंक जो विद्या विद्या के बारे में तुमने बताया, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग है उन चीज़ों को कनेक्ट करता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेसन। आपने जो हंटर गैदरर की भी बात की, जो हंटर गैदरर्स थे हमारे एंशिएंट जो जंगलों में रहते थे, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते थे। तो उसके बारे में अचानक से मुझे याद आया कि रॉबर्ट हाइनलाइन नाम के एक साइ-फाई ऑथर हैं, उन्होंने एक कोट लिखा था, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू चेंज अ डायपर, प्लान एन इन्वेजन, बचर अ हॉग, कॉन अ शिप, डिज़ाइन अ बिल्डिंग, राइट अ सोनेट, बैलेंस अकाउंट्स, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. तो दैट्स राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कोट सही है, और मुझे इसलिए चार्ली मुंगर का ये बात भी याद आती है कि स्पेशलाइजेशन अच्छी बात है। स्पेशलाइजेशन होने के कारण ही हमारी ह्यूमन रेस ने इतना डेवलपमेंट किया है। जो इकोनॉमिक्स में कंपैरेटिव एडवांटेज का मेंटल मॉडल आता है कि क्योंकि सब लोग ने अपनी अपनी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया तो ट्रेड पॉसिबल हुआ, तो एक ग्रोथ हुई और हम बढ़े। लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का हमको संज्ञान होना चाहिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स होना अ, अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब हम लोग नॉलेज गेन और लर्निंग की बात करते हैं तो और जब भी मैं कभी किसी 15-16 सेंचुरी के जो एनलाइटमेंट के समय, यूरोपियन वेस्टर्न एनलाइटमेंट का जो दौरान था, उसमें जितने भी फिलोसफर्स और साइंटिस्ट हुए थे, न्यूटन जो जैसे हैं, आइजैक न्यूटन को हम जानते हैं कि वो उन्होंने फिजिक्स के लॉज प्रपोज किए, ग्रेविटेशनल थ्योरी का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया। लेकिन अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने समय में वो सिर्फ फिजिक्स नहीं, वो थियोलॉजी और एल्केमी, ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में भी उतने ही सीरियसली रिसर्च कर रहे थे जितना वो फिजिक्स के बारे में कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने थियोलॉजी और एल्केमी मतलब द आर्ट ऑफ द होल साइंस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मेटल, मतलब किसी भी एक मेटल को सोने में, गोल्ड में कन्वर्ट करना, उसके लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय फिजिक्स के। तो वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी थिंक करते हैं और बहुत ही डाइवर्स और पैराडॉक्सिकल डिसिप्लिन्स के बीच में वो घूमते रहते थे। और ऐसे ही जो दूसरे भी बहुत सारे
मैथमेटिशियंस जो हुए हैं हमारे समय के 300-400 साल पुराने, जो ने बहुत इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस और थ्योरम्स प्रूव किए, बनाए, वो भी मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे, वो कुछ और पढ़ रहे थे। वो कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उसको सॉल्व करने के लिए उनने मैथ्स पढ़ी और फिर मैथ्स का इक्वेशन निकाला, या वो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उन्होंने बायोलॉजी में डिस्कवरी कर ली। तो वो ये सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, वो काफ़ी मल्टीडिसिप्लिनरी बेंड ऑफ माइंड के थे। उन लोगों ने कभी ऐसा अलग-अलग पढ़ करके नहीं पढ़ा कि हम मैथ्स पढ़ेंगे तो हम मैथ्स में रिसर्च करेंगे। न्यूटन ने भी कैलकुलस का इन्वेंशन किया इसलिए क्योंकि उनको फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ी। तो शायद कैलकुलस की ये स्टोरी है कि न्यूटन और लेibniz के बीच में शायद कुछ लेटर्स उनने आपस में डिस्कशन चल रहा था, और उस डिस्कशन के दौरान उन लोगों ने कैलकुलस एज़ अ टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिस्कवर किया, और वो कैलकुलस इटसेल्फ बिकम सच एन इम्पोर्टेंट टूल कि अभी हम उसको इतनी सी जगह पे यूज़ करते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि आपने एक अच्छा मेटाफोर यूज़ किया, अनियन की तरह लेयर्स निकालना। तो हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो हम जो रियलिटी है उसकी लेयर वाइज़ हम निकालना शुरू करते हैं, और हमको एक नई लेयर दिखती है और नई लेयर दिखती है। और जैसे एक प्याज़ होती है, उसकी लेयर निकालते जाएँ तो अंत में कुछ नहीं बचता है। अंत में देयर इज़ नथिंग इन द एंड। तो अगर हम सत्य की बात करें, तो उसी तरह से सत्य या सच या रियलिटी इन इटसेल्फ इज़ नथिंग। बस उसके ऊपर हमारे इल्यूजन्स और हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग परसेप्शन, इनकी लेयर चढ़ी हुई है। तो बस इसको हमको निकालते जाना है, और इंक्रीमेंटली जो रियलिटी है वो शायद हमारे लिए और क्लियर होती जाएगी। लेकिन हम कभी एब्सोल्यूट रियलिटी को एज़ इट इज़ देख नहीं पाएँगे, क्योंकि देयर इज़, बस वो इनफाइनाइट है, कोई एंड नहीं है उसका। तो नसीम तालिब जो हैं, वो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, वो भी वाया नेगेटिवा की बात करते हैं, और चार्ली मंगर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो जो बोलते हैं कि ऑल आई वांट टू नो इज़ वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो दैट आई नेवर गो देयर। मतलब मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ, और मुझे जगह पता चल जाए तो मैं वहाँ कभी जाऊँगा ही नहीं। एक मेटाफोरिकल वे है बोलने का, लेकिन आइडिया वही है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए ये अवॉइड करना है कि कहाँ पर फेलियर है, बस उन चीज़ों को अवॉइड करिए। कहाँ गलती हो सकती है, उसको धीरे-धीरे हटाते जाइए, तो आप अपने आप राइट डायरेक्शन में मूव होते जाएँगे। तो वो बहुत ही, और हमारे शास्त्रों में भी नेति-नेति की बात की गई है कि सच को जानने का शायद एक ही तरीका है कि आप नकारते जाइए। जो फ़ॉल्स है, जो मिथ्या है आपने बोला, उस मिथ्या को नकारते जाओ, और अंत में जो बचेगा वो सत्य होगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से कनेक्ट होती हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं और जो हमारे हमारे इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर के जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ बातें कॉमन थ्रेड है जो जो कनेक्ट होता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, सही बात है। और एक और चीज़ जो मुझे याद आ रही है, क्योंकि इस बारे में बात कर रहे हैं, अ, मैं ये सोचता था, और काफ़ी लोगों जिनसे मैं बात करता हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग के बारे में, राइट, मिथ्स को, जो अनियन के लेयर्स हटा दो, तो अल्टीमेट क्वेश्चन होता है कि आखिरी में क्या मिलेगा। जैसा तुमने सही कहा कि आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा, राइट। वही सत्य है, वही रियलिटी है कि कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। सो एक एक आई थिंक ज़ेन ज़ेन बुद्धिज़्म का कहानी है, जिसमें एक जो यंग मॉन्क होता है, वो जो सिद्धि की कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है प्रॉपर सीनियर बनने में, राइट। वो अपने सीनियर से बात करता है कि मुझे यहाँ पर सीखना है, आप मुझे सिखाइए ज़ेन बुद्धिज़्म के बारे में। तो वो उनको बोलते हैं कि चॉप वुड, ऑल यू नीड टू डू इज चॉप वुड एंड कैरी वाटर। तुम्हें सिर्फ पेड़ को काट के लकड़ियाँ लानी है हमारे लिए, और पानी भरना है। ऐसा करते करते कई साल हो जाते हैं, वो एनलाइटन होता है, वो सीखता है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, वो फिर भी वही काम कर रहा होता है, और अपने सीनियर मॉन्क से पूछता है कि मैं इतने साल हो गए, मुझे एनलाइटनमेंट मुझे प्राप्त हुई, आपके से मैंने बहुत सीखा, अब मैं क्या करूं। तो सीनियर मॉन्क यही बोलते हैं कि बिफोर एनलाइटनमेंट यू चॉप वुड एंड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट यू डू द सेम थिंग, यू चॉप वुड एंड कैरी वाटर। आप सेम काम करेंगे, आप जिंदगी अपनी तरीके से जिएंगे, लेकिन बायो नेगेटिव का आपने जो बात किया, आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, सीख जाएंगे, आपको ज़िंदगी में करना क्या नहीं है, राइट, क्या क्या नहीं करना है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें करना क्या है, मुझे ज़िंदगी में कैसे पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी में कैसा वेल्थ क्रिएट करना है, ज़िंदगी में कैसे खुश रहना है, राइट। हम लोग ये नहीं पूछते हैं अपने आप से कि मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बट क्या नहीं करना है बहुत सीमित चीज़ें होती हैं। अगर हम वो जान जाएं क्या नहीं करना है, तो बहुत सारे रास्ते जो हमने कभी देखे नहीं, विजुअलाइज नहीं कि हमारे लिए खुल जाते हैं।
सो क्या सत्य है हमको नहीं पता, बट कौन सा सत्य निकल के आएगा, क्या रियलिटी होगा हमको नहीं पता। बट जैसे एक माउंटेनियर का काम होता है चढ़ते जाना, राइट, पहाड़ पे चढ़ते जाना, अल्टीमेटली उसका गोल होता है पीक पे पहुंचना, बट इंजॉयमेंट जो होता है वो जर्नी में होता है। चैलेंजेस जो है तो वो जर्नी में होते हैं। जो किताबें लिखी जाती है माउंटेनियरिंग के बारे में, उसमें जो 99% चीज़ें कैप्चर की जाती हैं वो जर्नी के बारे में होती है, पीक के बारे में कोई नहीं लिखता, राइट। सो जर्नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सेम थिंग लर्निंग में होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, या जो हम बात कर रहे हैं। आई थिंक द जॉय इज इन द लर्निंग प्रोसेस। हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो सीख रहे हैं एक दूसरे से, आई थिंक उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, कुछ नहीं। उससे कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन हो जाएगी, या कोई हम लोग विद्वान हो जाएंगे, या हम लोग एकदम सुपरवाइज हो जाएंगे, हम लोग वो रेनबो के एंड में जो पॉट ऑफ गोल्ड होता है वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इन द प्रोसेस हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग जो बातें करेंगे, आई थिंक वो काफ़ी होगा। सो ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। चार्ली मुंगर ने एक बहुत सक्सेसफुल तो हैं ही, वो एक वर्ल्डली और मटेरियल तौर पे देखा जाए तो बिलियनर थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, पक्ष था, वो ये था कि वो एक लाइफ़ लॉन्ग लर्नर थे। और मुझे याद है, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि मतलब वो जब 96 या 97 ईयर की एज में थे, तब भी वो अ, आईफ़ोन के बारे में और नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वो उस तरह की किताबें पढ़ते रहते थे। और शायद कोई उनसे पूछ सकता है कि अब तो आप बिलियनर हो गए हैं, अब तो आपने शायद उस समय बर्कशायर ने एप्पल में इन्वेस्ट भी किया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो लेकिन अब इस एज पे आके आप ये आईफ़ोन और इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने आज एप्पल में पैसा लगा भी दिया, और अगर एक नॉर्मल लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी देखें तो हमको मालूम है कि चार्ली 97-98 के थे, और इसकी बहुत कम चांसेस थी कि वो 15-20 साल और जिएँगे। लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे थे, तो उनके लिए वो जो लर्निंग थी, इट वाज़ नॉट अ मीन्स टू एन एंड। वो इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि ये पढ़ के मुझे कुछ एक इनसाइट आ जाएगा, मैं यहाँ पैसा लगा दूँगा। और he was just for the joy of learning, just to know more about how the world works, what new technologies और what new business practices और लोग क्या कर रहे हैं, वो जस्ट जान के उसमें जो जॉय था, उसका वो एक जीता जागता उदाहरण थे। कि जैसा आपने बोला कि द जॉय इज इन द जर्नी, द जॉय इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट द एंड ऑफ इट। तो अ, तो चार्ली मुंगर की जो ज़िंदगी है वो हर तरीके से एक बोलना चाहिए आदर्श ज़िंदगी है। इनफैक्ट उनकी अगर वेल्थ को किनारे कर दिया जाए तो मेरे ख़्याल से वेल्थ उनकी सक्सेस का मेबी एक बहुत छोटा-सा पार्ट था। उनसे 99.9% ऑफ हिज़ पर्सनैलिटी, ऑफ हिज़ लाइफ़, देयर इज़ मच मोर टू लर्न फ्रॉम हिम, इवन इफ यू सेट असाइड हिज़ वेल्थ। तो नहीं, आई थिंक सही बात है। और वॉरेन बफेट, लोग अचंभित रहते हैं कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट, आई थिंक सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने काफ़ी वेल्थ कमाया, चार्ली मंगर उनके बिजनेस पार्टनर थे कई सालों तक, कई दशकों तक। और उनके बाद भी उनका वेल्थ, चार्ली मंगर का जो वेल्थ था, जो नेटवर्थ था, वो बफेट का आई थिंक 1/30th और 1/40th काइंड ऑफ बहुत छोटा वेल्थ था, राइट। सो उनसे आई थिंक उनकी जो मृत्यु हुई थी पिछले साल, उसके कुछ महीने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमनिस्ट हैं जेसन ज़्वाइग, उन्होंने पूछा था कि अगर आप आपकी जो ग्रेव है, ग्रेव के ऊपर अगर आप कुछ लिखवाना चाहेंगे, कोई मैसेज दुनिया को देना चाहेंगे अपने बारे में कि आप क्या थे, 10 वर्ड्स में, तो आप क्या लिखेंगे? तो चार्ली मंगर बोलते कि मेरे को 10 वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैं लिखवाना चाहूँगा वो होगा, आई ट्राई टू बी यूज़फुल, कि मैं दुनिया के काम आ सका, यही हुँ। मुझे चाहिए। और आई थिंक काफ़ी काम आए दुनिया के, उन्होंने जो अपने इतनी लंबी ज़िंदगी जी, काफ़ी काम आए, और कई सालों, कई दशकों, कई सदियों तक आते रहेंगे जिन्होंने रिसोर्सेज, जो अपनी लर्निंग्स छोड़े हैं। सो आई थिंक उससे अगर हम रिलेट करें, हम जो कर रहे हैं इस पॉडकास्ट, इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए, आई थिंक कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, कितने लोग इसको सुनेंगे, क्या होगा इसका, क्या गोल होगा, कहाँ हम पहुँचेंगे, वो मैटर नहीं करता है। अगर हम हमारा पॉडकास्ट या हमारी कॉन्वर्सेशन जो हम एक दूसरे से कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, अगर कोई सुने और वो पॉडकास्ट या कॉन्वर्सेशन उसके लिए यूजफुल रहे, सो आई थिंक हमारा पर्पस जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ ऑल वी नीड टू डू। सो मेरा आई थिंक मानना सफल निवेशक का पिछले 13 साल से यही रहा है कि हज़ारों फॉलोअर्स होने के बावजूद, अगर मैं जो आर्टिकल्स लिखता हूँ, अगर वो एक बार में 70-80-90 हज़ार लोग के पास पहुँचता है, उसमें से अगर 20-25 हज़ार लोग उसे ओपन करके पढ़ते हैं, उसमें से अगर एक इंसान की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है उससे,
राइट? मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मेरे हर आर्टिकल से किसी की लाइफ इंप्रूव हो सकती है, बट अगर कोई इंसान उसमें कुछ फ़ायदा ढूंढ सकता है, कुछ इंसाइट ढूंढ सकता है जिससे अपना इन्वेस्टमेंट या बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग चेंज कर सके फॉर द बेटर, राइट? उसकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। सो आई थिंक वो पर्पस सॉल्व हो जाता है उसका। उससे बड़ा गोल मैं नहीं मानता। छोटा था तब मैं सोचता था कि मैं वर्ल्ड पीस के लिए काम करूँगा, राइट? लेकिन बड़ा हुआ तो पता चला कि अगर एक इंसान की आप ज़िंदगी बदल सकते हो, राइट? सिर्फ एक इंसान की, और उम्मीद करते हो कि वो इंसान किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। सो आई थिंक वो अपने आप में वर्ल्ड पीस की तरफ ले जाएगा हमको, राइट? सो यही आई थिंक हमारा गोल है इस कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, जो बहुत कैजुअल हैं। आई थिंक लोगों ने जो अब तक सुना, अगर अगर फिलहाल तक लोग कोई सुन भी रहा है, तो आई थिंक उसको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन रहेगा, दिल से कॉन्वर्सेशन रहेगा, इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं रहेगी। हम लोग सीरियस आइडियाज़ को लेके आएंगे, बट उनको बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, जिस तरह से हम एक दूसरे से बात करते हैं उस भाषा में समझा पाएंगे। कि कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक मुझे कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आती है। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मेरे सामने डाल दी जाए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मेरे सामने डाल दी जाए, तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं, राइट? सो इसको सिंपल रखेंगे, सिंपल भाषा इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे, और आई थिंक ये मेरा पॉइंट रहेगा अभी। अम, मेरे ख्याल से पहले एपिसोड के लिए ये अच्छी शुरुआत है और आप मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें जो आपने चार्ली मंगर के साथ मुझे याद है शायद 2018 में आप चार्ली मंगर की जो डीजीआईओ की मीटिंग होती थी उसमें आप गए थे और आपने आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ था, आपने सवाल पूछा था चार्ली मंगर से और उन्होंने आपको जवाब दिया था। तो एक बार ज़रूर बताइए उस मे बी नहीं, शॉर्ट ज़रूर, में आई आप। थिंक वह मैं काफ़ी लकी मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं चार्ली मंगर से मिलने का मुझे कोई आखिरी मौका था मेरे लिए। आखिरी इन द सेंस, मेरे को लगा था कि मैं फिर कभी मिल पाऊंगा, बट मैं इसीलिए गया था कि मुझे लगा था कि वो ऑलरेडी 90, आई थिंक 90, 95, 96 ईयर्स के हो चुके थे, 94, 95 के हो चुके थे। मुझे लगा कि अभी नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा। सो मैं गया उनका, एक कंपनी में वो चेयरमैन थे जिसका नाम था डेली जर्नल, जो एक न्यूज़पेपर कंपनी था, मीडिया कंपनी था। उसमें चेयरमैन थे, और जो आपने कंपनी का नाम लिया बर्कशायर, बर्कशायर वॉरेन बफेट का कंपनी है मेन, जिसमें चार्ली मंगर को चेयरमैन थे। बट डेली जर्नल में बफेट नहीं थे, डेली जर्नल में सिर्फ चार्ली मंगर थे, और उनके अलग दूसरे और मेंबर्स थे बोर्ड पे। सो वो जो एनुअल मीटिंग होता था, जो बर्कशायर का होता है, उसमें 20, 40, 50, 40 हज़ार लोग आते हैं हर साल। जो डेली जर्नल का मीटिंग होता है उसमें 300, 400 लोग आते हैं सिर्फ। तो वो मेरा रीज़न था कि एक एक कुंभ जैसे मेले में शायद मैं खो जाऊं, जो बक्शर था, बट एक छोटी सी जगह, छोटा सा कम्युनिटी, 300, 400 लोगों में शायद मैं अपने आप को मैनेज कर पाऊँ, इसलिए मैं गया वहाँ पर। और सबसे खास बात थी उस मीटिंग की कि उस मीटिंग में कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता था, आपको शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं था। ये आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए, चार्ली मंगर को हमेशा से ज़्यादा लाइक करना, कि वो दुनिया पे और इंसान पे काफ़ी भरोसा करते थे। ट्रस्ट, ट्रस्ट जो एक फैक्टर था, ओपनली ट्रस्ट, राइट? सो कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, सो मैं गया वहाँ पर, और 3-4 घंटे मीटिंग चला। मुझे लगा कि मैं शायद वापस चार्ली मंगर से मिलूंगा नहीं मिलूंगा, क्योंकि अमेरिका आना जाना बहुत महंगा होता है, रहना बहुत महंगा होता है। सो और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था मीटिंग खत्म होने का, मुझे लगा कि 300, 400 के लोगों के बीच में मैं एक बार जाके उनको थैंक यू नहीं बोल सकता, उनका हाथ हिला के थैंक यू नहीं बोल सकता, तो मैं क्या करूँ? सो मेरे पास एक ही आखिरी रास्ता था, जो था उनसे क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन में थैंक यू बोलना। सो मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, और लकीली वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस था जो मेरा था, उसके बाद वो मीटिंग खत्म होने वाली थी। सो मैंने उनसे पूछा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक पेरेंट भी हूँ। सो आप क्या एडवाइस करते हैं कि मैं अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाऊं, जिससे वो ज़िंदगी बेहतर जी सकें और अच्छे डिसीजंस कर सकें? तो उनको एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, बिकॉज़ मेरा एक्सेंट ऐसा था, तो उनको क्वेश्चन, तो मेरे को लगा कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, मेरे को जवाब नहीं मिलेगा। बट उनके साथ बैठे थे पीटर कॉफमैन, जिन्होंने पुअर चार्लीज़ एल्मैनाक का जो बुक है, जो बहुत फेमस बुक है, आई थिंक चार्ली मंगर के लेक्चर्स और कलेक्शंस, स्पीचेस का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, वो है पुअर चार्लीज़ एल्मैनाक। सो पुअर चार्लीज़ एल्मैनाक को जो क्रिएट की थी बुक, उनका नाम था पीटर कॉफमैन। सो पीटर कॉफमैन भी बोर्ड पे थे। उन्होंने अपने तरीके से उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके चार्ली मंगर को बताया। चार्ली मंगर ने पहला चीज़ बोला कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब उन्होंने ऐसा बोला तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि अगर चार्ली मंगर ने बोल दिया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मतलब ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, ऐसा था। बट लकीली एक फ्रेंड किशोर ने वहाँ पर वो वीडियो को रिकॉर्ड किया था, एंड मैं आभारी हूँ किशोर का, अगर वो सुन रहे हैं। वो यूएस में रहते हैं, अटलांटा में, काफ़ी अच्छे मित्र हैं मेरे।
सो उन्होंने वो वीडियो को रिकॉर्ड किया था, उन्होंने मुझे बाद में भेजा एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ क्योंकि चार्ली मंगर ने कहा था एंड अंशुल तुमने उस वीडियो को एक्चुअली ठीक से सुन के उसको ट्रांसक्राइब किया था क्योंकि मुझे वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, उनकी आवाज़ ऐसी थी। सो बहुत मुश्किल से समझ में थैंक आया यू था फॉर कि वो क्या बोल आई एम रहे हैं, कई श्योर बार सुनना पड़ा था और मेरे दैट्स ख्याल से राइट, आपने 2-3 लोगों से हेल्प ली थी जो उस मीटिंग में थे और राइट, उनने अपनी मेमोरी से रिकलेक्ट करके आपको बताया था कि यहाँ पर उनने ये वर्ड बोला। मुझे याद है दैट वो। इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। सो उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके स्टूडेंट्स या और बच्चों की ज़िंदगी या डिसीजन मेकिंग बेटर हो, तो आप ऑलरेडी आधे रास्ते को क्रॉस कर चुके हैं क्योंकि ये सवाल पूछना ही बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट? लेकिन और उन्होंने इसके बाद ये कहा था कि आपने ये सवाल पूछा तो आप आधे रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं अगर उसी को करते रहेंगे तो आप पूरा रास्ता क्रॉस कर लेंगे। सो आप जिस रास्ते पे हैं वही सही रास्ता है, राइट? अब इस एज में 94 95 की एज में इतना क्लियर माइंडसेट होना और सामने वाले के क्वेश्चन को समझ के वैसा जवाब देना जिसमें सामने वाले को पता है कि हाँ यही जवाब सबसे अच्छा जवाब है, राइट? वो एक स्किल है, वो पता नहीं कैसे आती है। आई थिंक जब हम अगर 95 97 ईयर्स के हो जाएंगे पता नहीं कैसे चल फिर भी पाएंगे, पता नहीं, बट क्वेश्चन है कि हम इतना अच्छा सोच पाएंगे। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मिसाल था, बहुत अच्छा मोमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स मेरे लिए, अगर मैं चेरिश करूंगा हिस्ट्री में जाके अपनी लाइफ में देखूंगा। चार्ली मंगर को सुनना, उनसे क्वेश्चन पूछना, उनको उनसे कनेक्ट करना, वर्बली इफ नॉट फिजिकली कनेक्ट करना, आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं बर्कशायर जाना इसलिए पोस्टपोन कर रहा था कि इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आते हैं, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। लेकिन चार्ली मंगर पिछले साल उनका देहांत हुआ, तो इस साल मैं गया, इस साल मैं गया, उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। इस हाँ, साल मैं बिल्कुल गया एक इन एपिसोड हम मेमोरी ऑफ आपके चार्ली बर्क मंगर। हाँ, एक एपिसोड हम आपके बर्कशायर सफरनामा के बारे में बात करेंगे। नहीं, सर्टेनली आई थिंक इससे पहले कि आप नेक्स्ट या नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि मेमोरी यहाँ फ्रेश है मेरे दिमाग में। हाँ, हाँ, सो बिल्कुल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस साल मैं दो बर्कशायर लोग वॉरेन बफेट के लिए जाते हैं, चार्ली मंगर के लिए भी जाते हैं, बट मैं इस साल चार्ली मंगर के लिए गया था, राइट? वॉरेन बफेट के लिए भी गया था जो चार्ली मंगर नहीं थे। हुँ, सो काफ़ी कुछ सीखने के लिए है उनसे। आई थिंक मैं बोलता हूँ ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी अगर आपसे चार्ली मंगर को आइडल बना के उनसे सीख सकें। दो वो खुद कहते हैं कि उनके सामने इतने सारे टीचर्स रहे हैं दुनिया में। सो अगर आप चार्ली मंगर से सीख रहे हैं, आप एक्चुअली 100-200 और टीचर्स से, बहुत बड़े-बड़े महान टीचर से सीख रहे हैं जो ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड, हर वर्ल्ड में, हर दुनिया में, हर तरह के देश में रह चुके हैं, राइट? सो चाइनीज़ फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, स्टोइक फिलोसोफर्स। सो आप अल्टीमेटली सबसे सीख रहे हैं जो चार्ली मंगर सिखा के गए हैं, राइट? सो हमारा ये कॉन्वर्सेशन जो रहेंगे इस पॉडकास्ट में वो सिर्फ चार्ली मंगर के बारे में नहीं रहेंगे, दो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे इसमें, राइट? बट ये है कि उनका ये लेसन कि हमको वो मैन विद द हैमर नहीं होना है, हमको एक मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट चाहिए, हमको ज़िंदगी को कैसे सिंप्लीफाई करना है, चीज़ों को मना करके, जो खराब चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमको किल कर सकती हैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एवरीवेयर, हमको उनको कैसे साइड में डाल के वो जो अनियन के आखिरी कण तक पहुंच रहे हैं, जो रियलिटी है वहां तक पहुंचना है, और ये भी एक्सेप्ट करना है कि कोई रियलिटी नहीं है, वो कोई ट्रूथ नहीं है, कुछ नहीं होगा वहां पर, राइट? बट वो जो जो प्रोसेस है अनियन छीलने का, उससे कई आंसू आएंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, शायद खाना अच्छा बनेगा, राइट? हाँ, सो यही कोशिश रहेगी आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन, इस सीरीज की, और मैं उम्मीद बिल्कुल, करता बिल्कुल। हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं आपके साथ बना बिल्कुल, रहूँगा इस बिल्कुल, ये बस तो लॉन्ग टर्म गेम है, इसको लॉन्ग टर्म लंबे गेम। समय तक खेलना है, टेस्ट सही बात मैच है, है। सही बात है। सो आपने जो सवाल वाली बात की, उससे मुझे याद आया रिचर्ड फेनमैन जो एक नोबेल लॉरिएट थे, फिज़िसिस्ट थे, उनके बारे में भी हम आई एम श्योर कि हम लोग आगे जाके हमारे डिस्कशन में उनका नाम कई बार आएगा। तो उनका एक कोट मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई वुड रेदर हैव क्वेश्चंस दैट कांट बी आंसर्ड देन आंसर्स दैट कांट बी क्वेश्चन्ड। तो ये मतलब ह्यूमन साइकी ऐसी होती है कि हमको अगर हमारे दिमाग में कोई अनरिज़ॉल्व्ड क्वेश्चन हो तो हमको तकलीफ़ होती है। और हम उसका सही आंसर जानने के बजाय उसके कुछ गलत आंसर दिमाग में अज़्यूम करके बैठ जाते हैं, वो हमारे लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन होती है। और इसीलिए सारे जो हम कहते हैं गलत डिसीजंस होते हैं ज़िंदगी में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन बहुत समय तक अनआंसर्ड क्वेश्चन बहुत समय तक रखने की जो ताकत है वो होनी चाहिए, ताकि आप उसको सोचते रहें, उसको क्वेश्चन करते रहें और किसी भी आंसर से सैटिस्फाई ना हो। तो तो ऑन अ लाइटर नोट मैं बिफोर वी एंड द एपिसोड आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है और जो मैंने अभी हमारी बात शुरू होने के जस्ट पहले मैं कुछ एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे दिखा, इसलिए रैंडम है।
लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, मे बी अगले एपिसोड में हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब एक कॉकरोच आपने देखा है, कॉकरोच जब मर जाता है, तो कॉकरोच मरने के बाद आपने आज तक ऐसा कॉकरोच देखा है जो मरने के बाद सीधा मरा पड़ा हो? ज़्यादातर कॉकरोच उल्टे हो जाते हैं, सही बात है। मरने के बाद उनके चारों पैर सब इतने 6-8 पैर हाँ, से ऊपर हो जाते हैं। हाँ। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं, बहुत ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मेरे को कोई जवाब नहीं है इस बारे में, बट सोचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा सोचना क्यों होता वही है? वही पॉइंट है कि सोचना बहुत ज़रूरी है और शायद इसका आंसर ना भी हो कोई, लेकिन हाँ। मैं भी जाके चैट जीपीटी पे अभी रिसर्च करता हूँ, ऐसा होता क्यों है? नहीं, नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, क्योंकि किसी ने पूछ लिया तो आपके पास कुछ जवाब होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, मतलब या तो त्याग का मोमेंट होता है कि हाँ भैया अब अब मैं चला। अब क्या है, कुछ नहीं आया था, खाली हाथ, सो ये कॉकरोच दिखा रहा है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना दैट इज़ है। नॉट पॉसिबल आंसर है ना, तो हम लोग वही है कि प्रोबेबिलिस्टिकली बहुत सारे आंसर होने चाहिए और उसमें से कोई एक ज़्यादा प्रोबेबल होगा जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे टेम्परेरीली। सही बात है, सही बात चलिए है। ठीक है, तो आज बहुत बढ़िया। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी हाँ, ही अंशुल, दूसरे एपिसोड के लिए आप सबसे मुलाकात होगी, सही आपसे भी बात है। विशाल। नहीं, नहीं, मुझे लगा नहीं था कि हम लोग पौन घंटे तक खींच लेंगे इस कन्वर्सेशन को, इस एपिसोड को, पहले एपिसोड को, जिसमें काफ़ी ऐसा मैं बोल रहा था, मैं काफ़ी नर्वस था। बट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। राइट, एक और चीज़ जो मैं आई थिंक बिफोर एंड कहना चाहूँगा, इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम, राइट, सो हम लोग दो नाम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक था चौपाल। चौपाल होता है जो चबूतरा जो गांव के बीच में होता है, जिसमें गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, राइट। चौपाल एक नाम था। दूसरा एक नाम तुमने बताया था जिसका था, जो था संवाद, कॉन्वर्सेशंस, राइट, दिल से दिल कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट, डीपर कॉन्वर्सेशन, राइट। सो संवाद और चौपाल के बीच में द्वंद चल रहा है। हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर पाए अभी तो। अगर आप सुन रहे हैं, कोई और सुन रहा है इस चीज़ को, तो अंशुल भी सोचेगा, मैं भी सोचूंगा। अगर अगर कोई और भी आप सुन रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को, सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू अपने सजेशंस भेजिए कि हम लोग क्या नाम रख सकते हैं, ये इन इन बातचीतों का, इन चर्चाओं का क्या नाम रख सकते हैं। सो उसका इंतज़ार रहेगा। और ये अगर कॉन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगा, और आपको लगता है कि किसी को, एक इंसान को ये फ़ायदा करेगा, तो उसे एक इंसान को आप ये शेयर कीजिए, राइट। और उनसे फीडबैक लीजिए कि कैसा रहा हमारा हिंदी में वार्तालाप करना, हमारा हिंदी में कॉन्वर्सेशन करना। और अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, आई एम श्योर, तो आप हमको अपना फीडबैक दीजिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम शुद्ध हिंदी की तरफ शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग शुद्ध हिंदी नहीं समझते हैं। हम लोग उसको इंग्लिश में ही रखेंगे, बट कैसे हम अपना टोन, कैसे अपना कॉन्वर्सेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वो फीडबैक, सजेशंस, थॉट्स, सारे चीज़ों का इंतज़ार रहेगा। दो हमारा ये कॉन्वर्सेशन बहुत इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन है मेरे और अंशुल के बीच में, राइट, बट हाँ, दुनिया के लिए ओपन है ये। सो हम लोग इंतज़ार करेंगे आपका फीडबैक और आपके सजेशन का, संवाद या चौपाल या कुछ और। सो इसके साथ आई थिंक इसको हम यहाँ एंड करते हैं अंशुल। बहुत अच्छा लगा बात करके अंशुल, मज़ा आया। मज़ा आया।